हेलो बच्चों, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साझेदारी पीढ़ी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला प्रकार है अवधि के अनुसार, दूसरा है दायित्व अनुसार, तीसरा है धंधे के अनुसार, चौथा है पंजीकरण के अनुसार। तो पहला प्रकार हम लोग देखेंगे अवधि के अनुसार। अवधि के अनुसार साझेदारी पीढ़ी के प्रकार में पहला है ऐच्छिक साझेदारी पीढ़ी। इस प्रकार की साझेदारी पीढ़ी की आयु साझेदारों की इच्छा पर आधारित होती है। इसमें समय या अवधि फिक्स नहीं होती है। जब तक साझेदारों के मध्य सहमति हो, एकता हो, तब तक पीढ़ी आगे चलती रहती है। यदि कोई भी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करने का इच्छुक है तो कानूनी नोटिस देकर पीढ़ी का विसर्जन करवा सकते हैं। दूसरा है निश्चित अवधि की साझेदारी पीढ़ी। अब इसके नाम में ही दिया है कि निश्चित अवधि की साझेदारी पीढ़ी, मतलब जब साझेदारी अनुबंध में साझेदारी की अवधि पूर्व निश्चित हो तब इसको निश्चित अवधि की साझेदारी कहा जाता है। अवधि पूर्ण होने पर स्वतः ही पीढ़ी का विसर्जन हो जाता है। ऐसा होने के बावजूद पीढ़ी के सभी साझेदार यदि सहमत हो तो अवधि को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगला है निश्चित कार्य के लिए साझेदारी पीढ़ी। साझेदारी अनुबंध द्वारा कोई निश्चित कार्य करने के लिए साझेदारी पीढ़ी की यदि स्थापना की जाती है तो इसे निश्चित कार्य के लिए साझेदारी कहते हैं। निश्चित कार्य पूर्ण होने पर ऐसी पीढ़ी का स्वयं ही विसर्जन हो जाता है, जैसे पुल, रोड, नहर आदि के निर्माण के कार्य के लिए की गई साझेदारी। सेकेंड है हमारा दायित्व के अनुसार साझेदारी। तो इसके अंतर्गत पहला है सीमित दायित्व वाली साझेदारी पीढ़ी। यह साझेदारी पीढ़ी का विशिष्ट प्रकार है। पीढ़ी के मात्र एक साझेदार के अलावा शेष साझेदारों का दायित्व सीमित रखा जा सकता है। दूसरा है असीमित दायित्व वाली साझेदारी पीढ़ी। इस प्रकार की साझेदारी पीढ़ी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यदि पीढ़ी का दायित्व कुल संपत्ति की तुलना में बढ़ जाए तो प्रत्येक साझेदार को अपनी निजी संपत्ति बेचकर धंधे का दायित्व चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार तीसरा प्रकार है धंधा अनुसार। अगला है धंधा अनुसार। पहला है शराफी पीढ़ी। साझेदारी पीढ़ी का कार्य सार्वजनिक जनता के पास जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करना हो और निश्चित शर्तों के अंतर्गत ऋण देना हो, तब ऐसी साझेदारी पीढ़ी को शराफी पीढ़ी कहते हैं। ऐसी पीढ़ी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 10 साझेदार हो सकते हैं। दूसरा है सामान्य पीढ़ी। शराफी के अतिरिक्त अन्य धंधे के लिए रचित साझेदारी पीढ़ी को सामान्य पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। ऐसी पीढ़ी में कम से कम 2 और अधिकतम 20 साझेदार हो सकते हैं। अगला है पंजीयन के अनुसार। तो इसमें पहला है पंजीकृत साझेदारी पीढ़ी। जिस साझेदारी पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन पीढ़ियों के रजिस्ट्रार के पास हुआ है उसे पंजीकृत साझेदारी पीढ़ी कहा जाता है। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाया हो तो पीढ़ी का लेना वसूल करने के लिए त्राहित पक्ष पर अदालत द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि करवाया जाए तो अत्यंत हितकारी होता है। अगला है अपंजीकृत साझेदारी पीढ़ी। यदि साझेदारी पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन पीढ़ियों के रजिस्टर से न करवाया गया हो तो इसे अपंजीकृत साझेदारी पीढ़ी कहा जाता है। इस प्रकार की पीढ़ियाँ अपने लेना की वसूली अदालत द्वारा सरलता से नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि यह अपंजीकृत है, इसीलिए। इसी प्रकार से अभी हम देखेंगे कि साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण किसे कहते हैं। तो
सन 1932 के अनुसार 1932 के कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण कराया जा सकता है। पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजीकरण न करवाने से बहुत सी हानियां हो सकती है, इसलिए पीढ़ी का पंजीकरण करवाया जाता है। पीढ़ी जिस राज्य में स्थापित हो उस राज्य के रजिस्ट्रार राज्य के नियुक्त पंजीकरण अधिकारी है। पंजीकरण करवाने के लिए नियत पत्र में जरूरी विवरण को भरकर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर करवाकर जरूरी फीस के साथ पत्रक रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। पंजीकरण पत्रक में समाविष्ट विवरण जो कि है पीढ़ी का नाम एवं पता, पीढ़ी की शाखाएं, साझेदारों का नाम और पता, साथ साथ टेलीफोन नंबर, प्रत्येक साझेदार की प्रवेश की तिथि, साझेदारों का लाभ और हानि का प्रमाण कितना होगा, साझेदारों की पूंजी संबंधी विवरण, पीढ़ी की अवधि क्या होगी, उपयुक्त विवरणों को ध्यान में रखकर रजिस्ट्रार पीढ़ी का पंजीकरण करता है और उसका प्रमाण पत्र पंजीकरण करवाने वाले साझेदारों को देता है। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाने से प्राप्त लाभ। अपने लेनदार से के संबंध में पीढ़ी राहित व्यक्ति के सामने क्या कर सकती है? अदालत में दावा कर सकती है। फिर पीढ़ी का कोई भी साझेदार दूसरे साझेदारों या पीढ़ी के सामने दावा कर सकता है। साझेदार अपने अधिकारों तथा हिस्से के लिए अदालत से न्याय की मांग कर सकता है। साथ साथ निवृत्त होने वाला साझेदार सार्वजनिक जनता को नोटिस देकर अपनी साझेदारी से मुक्त हो सकता है। पीढ़ी के पंजीकरण करने से सार्वजनिक जनता को पीढ़ी के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार पीढ़ी का यदि पंजीकरण करवाया जाए तो ये सारे लाभ पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। अभी हम देखते हैं साझेदारी का करार पत्र। साझेदारी एक आपसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाला संबंध है। ये अनुबंध पत्र लिखित अथवा मौखिक भी हो सकता है। अनुबंध पत्र लिखित में हो यह ज़्यादा अच्छा होता है। लिखित अनुबंध में से साझेदारी की शर्तें स्पष्ट हो जाती है। लिखित अनुबंध एक तरह से साझेदारी का संविधान है। साझेदारी का अनुबंध पत्र कानूनी निष्णातों की मदद से तैयार करना चाहिए। अनुबंध में जो बातें होती है वह है पीढ़ी का नाम और उसका पता, साझेदारों के नाम, पता, उम्र, प्रकार और फ़ोन नंबर। फिर उसमें होता है पीढ़ी का उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य से पीढ़ी या धंधे का पीढ़ी का उद्देश्य क्या है या धंधा किस प्रकार का होगा। फिर पीढ़ी को कब प्रारंभ किया गया और कब तक पीढ़ी चलेगी। साझेदारों की पूंजी तथा पूंजी पर ब्याज देना हो तो उस संबंधी सूचनाएं, साझेदारों का व्यक्तिगत आहरण तथा उसकी सीमा, साझेदार द्वारा पीढ़ी को दिए गए लोन के ब्याज की दर, लाभ हानि के विभाजन का प्रमाण, साझेदारों के बीच कार्य का विभाजन, साझेदारों को वेतन, कमीशन या अन्य सुविधा संबंधी जानकारी, साझेदार पीढ़ी के हिसाब तथा खाते रखने की व्यवस्था, बैंक में पीढ़ी के खाते खुलवाने तथा उसके लेन देन संबंधी अधिकार की व्यवस्था, ख्याति के मूल्यांकन की विधि, मतभेद तथा झगड़े के निवारण के समय पंच की व्यवस्था, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार, फिर नए साझेदार का प्रवेश और पुराने साझेदार की निवृत्ति संबंधी व्यवस्था, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य, वयस्क साझेदार के प्रवेश की व्यवस्था, पीढ़ी के विसर्जन के समय हिसाब के निपटारे की व्यवस्था इत्यादि सारी बातें अनुबंध पत्र के अंतर्गत लिखी जाती हैं। इस प्रकार साझेदारी पीढ़ी और व्यक्तिगत मालिकी में अभी हम अंतर को देखते हैं। तो पहला अंतर तो यही है कि व्यक्तिगत मालिकी में लाभ हानि वहन करने वाला सदस्य एक ही होता है, वही व्यक्ति संचालन करता है, एक ही व्यक्ति क्या करता है, धंधे की स्थापना करता है, मतलब सभी चीज़ों के लिए वह एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होता है। जबकि साझेदारी
कुछ ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सबके द्वारा या सबकी तरफ से किसी एक के द्वारा चलाए जाने वाले धंधे का लाभ को बांट लेने के लिए सहमत होते हैं। मतलब इसमें एक से अधिक लोग शामिल होते हैं। सेकंड अंतर है, एक ही व्यक्ति होता है किसमें, व्यक्तिगत मालिकी में, जबकि साझेदार पीढ़ी में कम से कम 2 तथा शराफी पीढ़ी के लिए अधिक से अधिक 10 और सामान्य पीढ़ी के लिए 20 सदस्य होते हैं। तीसरा अंतर है पूंजी, मतलब व्यक्तिगत मालिकी में संपूर्ण पूंजी कौन लगाता है, मालिक लगाता है, लेकिन साझेदारी पीढ़ी में सभी साझेदार मिलकर पूंजी लगाते हैं। स्थापना, तो व्यक्तिगत मालिकी वैध धंधे की स्थापना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। साझेदारी में स्थापना लिखित या मौखिक अनुबंध द्वारा की जा सकती है। निर्णय, तो व्यक्तिगत मालिकी में एक ही व्यक्ति के मालिक होने से त्वरित निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन साझेदारी पीढ़ी में एक से ज़्यादा लोग शामिल होने की वजह से निर्णय लेने में समय लगता है, मतलब विलंब होता है। अगला है अंतर का आधार लाभ हानि। तो लाभ हानि मात्र मालिक को ही भुगतना होती है, किसमें, व्यक्तिगत मालिकी में, क्योंकि वह अकेला ही व्यक्ति सभी कुछ संभालता है इसलिए। लेकिन साझेदारी पीढ़ी में अनुबंध के अनुसार लाभ हानि साझेदारों के बीच में विभाजित हो जाती है। फिर है पंजीकरण। तो पंजीकरण की एकाकी व्यापार में कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि साझेदारी पीढ़ी में साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया जा सकता है, परंतु वह अनिवार्य नहीं है। अगला है रहस्यों की गोपनीयता। एक ही व्यक्ति मालिक होने से इसमें रहस्यों की गोपनीयता बनी रहती है। साझेदारी में अनेक साझेदार शामिल होती है, इसलिए इसमें रहस्यों की गुप्तता की जोखिम बनी रहती है, मतलब इसमें रहस्यों को गुप्त रखा नहीं जा सकता है। अगला है मालिक जब चाहे भाग का हस्तांतरण कर सकता है व्यक्तिगत मालिकी में, लेकिन साझेदारी पीढ़ी में साझेदारों की सहमति हो तो ही भाग का हस्तांतरण हो सकता है। अगला है जोखिम। तो एकाकी व्यापार या व्यक्तिगत मालिकी में धंधे में सारे जोखिम मालिक को ही भोगने पड़ते हैं, जबकि साझेदारी में पीढ़ी के जोखिम साझेदारों के बीच विभाजित हो जाती है। इस प्रकार इस चैप्टर में हमने व्यक्तिगत मालिकी, हिंदू अविभक्त परिवार, साझेदारी और साझेदारों के प्रकार के बारे में जाना। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है।